शादी से पहले रेनू के मन में हजार तरह के डर बैठे थे कि सास का आतंक कैसे होगा, ससुर का खौफ कैसा होगा, नंदों का डर और देवर जेठ से घबराहट कैसे होगा। पर शादी के बाद लगा बेकार ही तो वह डरती घबराती थी। ससुराल में सामंजस्य बनाना इतना मुश्किल तो नहीं होता है, लेकिन मैं बेकार ही गलत सोचती थी। वैसे रेनू बचपन से ही मेहनती थी। शादी हुई तो जैसे सबको खुश करने का उसमें एक जुनून सा सवार हो गया। सबसे पहले जागना और सबके बाद सोना। सास नंदों के हिस्से के काम भी उसने खुशी खुशी अपने सिर पे ले लिए थे। जब रोजमर्रा की जिंदगी में यह हाल था तो मधु कविता की शादी का क्या आलम होता। रात रात जागकर उनकी चुनरी सजाने में मेहंदी रचाने तक का काम भी रेनू ने ही किया। औरों के लिए मधु और कविता की शादी 3-4 दिन की ही दौड़ धूप भले ही हो, पर रेनू के लिए महीनों की मेहनती थी। एक एक साड़ी का फाल टोकनी से लेकर पेटीकोट और ब्लाउज तक उसी ने सिले थे। चादरें, तकिया और मेजपोश जो उसने भेंट में दिए उनको भी जोड़ ले तो सालों की मेहनत हो गई। पर रेनू को देखिए तो चेहरे पर कहीं सिकन नहीं। सहजता से अपनापन बांटना, सरलता से देना, सुंदरता से हर काम करना आदि रेनू के बिल्कुल अपने मौलिक गुण थे। मधु रेनू की हम उम्र थी, लेकिन उससे ज़्यादा दोस्ती हो गई। रेनू की आड़ में मधु खूब मटर गश्ती करती, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाती, फिल्में देखती और रेनू उसे डांट पड़ने से बचा लेती। रेनू जब मौले कपड़ों के ढेर से जूझ रही थी होती तो कभी कभी मधु उसके पास बैठ जाती और उसे देखी हुई फिल्म की कहानी सुनाती या अपनी सहेली के बातें सुनाती। यह रेनू के मनोरंजन का एकमात्र साधन था। मधु की शादी के समय रेनू के ससुर भी जीवित थे, पर इस शादी का लगभग सारी ही जिम्मेदारी रेनू और उसके पति मुकेश के ऊपर रही। मुकेश को प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी मिलते ही पिता अपनी दुकान से यूँ पीछा छुड़ाने लगे जैसे अब उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। जब मन होता दुकान पर बैठते, जब मन होता ताला डाल कर घूमने निकल जाते। रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना भी वह बहुत रखते। कभी कभी मुकेश कहता भी, पिताजी रिश्तेदारों के यहाँ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो उनको डांट पड़ती कि तुम मुझसे ज़्यादा दुनियादारी समझते हो क्या, और जाता हूँ तो उन पर बोझ नहीं बनता, जितना खाता हूँ उससे ज़्यादा उन पर खर्च करता हूँ। समझे। मुकेश को चुप होना पड़ता। पिता ने बाहर हाथ खोलकर खर्च किया और बेटी की शादी में पूजा, पंडित जी और अपने रिश्तेदारों की विदाई के खर्चे के अलावा सारा खर्च मुकेश पर डाल दिया। मुकेश और रेनू ने माँ से बात की तो उन्होंने तटस्थता दिखा दी। मुझे कोई मतलब नहीं, मुकेश जाने, मुकेश का बाप जाने, मैं कमाती हूँ तो नहीं कि मुझसे पूछते हो। कहते कहते माँ ने अपनी मोटी करधनी मुकेश को सौंप दी। करधनी से मधु के कुछ गहने तो बन गए, पर उसका मुंह सूज गया। उसके चेहरे पर की सूजन तभी उतरी जब रेनू ने अपना इकलौता गले का हार उसके गले में पहना दिया। इस शादी में रेनू की मांग पूरी करते करते ही मुकेश की जमा पूंजी खत्म हो गई। बाकी सब कुछ कर्ज लेकर किया गया। कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी से बचते बचते पिता तो दुनिया से ही चले गए और माँ ने अपना मंगलसूत्र मुकेश के हाथों में रख दिया। वह मंगलसूत्र रेनू ने कविता के गले में डाला, पर बेचा नहीं। मुकेश एक कुशल तकनीशियन था, आय अच्छी थी, कर्ज चुकाने में वह चूकता नहीं था, लेकिन घर के लिए उसे बहुत सी कटौतियां करनी पड़ती। सत्यम और शिवम के जन्म पर रेनू को ठोक से पोषण नहीं मिल पाया, लेकिन उसने कभी इसकी कोई शिकायत नहीं की। मुकेश की माँ जैसी तटस्थ थी, अंत तक वैसे ही बनी रही। कविता की शादी तय भी नहीं हुई थी और माँ दुनिया से चली गई। अब तो रेनू और मुकेश को ही सब करना था। मधु की शादी का कर्ज चुका ही था कि कविता की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ा, और कविता को विदा करके कमर सीधी भी न की थी कि फैक्ट्री में कर्मचारियों की छटनी होने लगी। मुकेश को भरोसा था अपने काम पर, अपनी मेहनत पर। उसे विश्वास था छटनी की सूची में उसका नाम कभी नहीं होगा। पर एक दिन वह भी आया जब मुकेश को भी घर बैठना पड़ा।
तमाम खींचतान और प्रयासों के बाद आखिर फैक्ट्री बंद हो गई। तो फिर कैसा ही कर्मचारी क्यों न हो, उसकी नौकरी बचती कैसे? नौकरी जाने का सदमा मुकेश के अंदर इस कदर बैठा कि उसने बिस्तर पकड़ लिया। रेनू के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसके सामने स्कूल जाते सत्यम शिवम थे, तो बिस्तर पर पड़े मुकेश को भी उससे ही खड़ा करना पड़ा था। रात दिन जुट कर उसने मुकेश को अवसाद के कुएं से निकालने के प्रयास किए। इसी बीच कविता को सरकारी नौकरी मिल गई थी। रेनू के लिए यह डूबते को तिनके का सहारा था। कर्ज की एक किस्त और सत्यम शिवम की फीस उसने अपने कंगन बेचकर भरी थी। इसी बीच कविता मिलने आई तो रेनू ने उसके आगे सारी बातें रख दी। कविता 5 दिन रही थी और जाते हुए बोली, ठीक है भाभी, तुम्हारी हालत सही नहीं है, इसलिए विदाई की साड़ी और मिठाई मैं अपने पैसों से खरीद लूँगी। और यह 100 रुपये भी रखो, सत्यम शिवम के लिए मेरी ओर से कुछ ले लेना। रेनू ने रुलाई रोकते हुए 100 का नोट ले लिया और आशा भरे स्वर में कहा, कविता, इस बार के वेतन से हो सके तो कुछ भेज देना। तुम तो जानती हो हम कर्ज में डूबे हैं, तुम्हारे भैया संभल ले तो ही कुछ कर सके, न देखूं तो भाभी, कविता ने अनमनी सी होकर कहा। उस कठिन समय में रेनू ने अपनी अंगूठियां और झुमके भी बेचे और एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान से घर पर काम लाना भी शुरू कर दिया। फैक्ट्री से बकाया पैसा मिलते मिलते 6-7 महीने लग गए। इस बीच रेनू ने एक कमरा किराए पर उठा लिया और अपनी सारी गृहस्थी 2 कमरों में ही समेट ली। इन सारे प्रयासों से जैसे तैसे तो 2 समय पेट भर रहा था और बच्चे स्कूल से निकाले नहीं गए थे। सत्र पूरा होते ही रेनू ने सत्यम शिवम को पास के एक सरकारी स्कूल में डाल दिया। बच्चों के लिए यह एक बड़ा झटका था, पर वे समझदार थे और अपने माता पिता के कष्ट को देखते समझते पैदल स्कूल जाते और नए वातावरण में सामंजस्य बनाने की भरपूर कोशिश करते। नौकरी छूटने के 7 महीने के बाद जो रकम फैक्ट्री की ओर से मुकेश को मिली, वह कविता की शादी का कर्ज चुकाने में चली गई। कविता के पास अच्छा घरबार था, सरकारी नौकरी थी, पर उसने 100 रुपये खर्च करने के बाद 6-7 महीने में पीछे पलटकर भी नहीं देखा। मधु सदियों में 2-3 दिन के लिए आई थी। रेनू को फटा पुराना साड़ी पहना देखकर अपना एक साड़ी उसके लिए छोड़ गई थी और सत्यम शिवम के लिए कुछ स्केच पेन और पेंसिल, कॉपी, रबड़ खरीद कर दे गई थी। मधु के पति पहले अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में आते और कई कई दिनों तक मुकेश रेनू के घर में बेहिचक बिना एक पैसा खर्च किए डटे रहते थे। वह भी इन 6-7 महीनों में घर के दरवाजे पर पूछने नहीं आए। रेनू मन ही मन सोचती रहती, क्या हुआ मधु,